हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में हम आज देखेंगे कि जो नई दिल्ली में जो बना है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा सेंटर बना है। इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश ने इंतज़ार आपका एक योजना चालू की है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम डिटेल से इसको देखते हैं। तो सबसे पहला एयर ने शुरू किया अपना पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिक। तो 4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया रेडियो AIR FM न्यूज़ चैनल 20 मिनट अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ने इस समाचार कार्यक्रम को संस्कृत साप्ताहिक की नाम दिया है। प्रत्येक शनिवार को संस्कृत साप्ताहिक का प्रसारण किया जाएगा। रविवार को पुनः प्रसारण उपलब्ध होगा। इस समाचार कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे। सूक्ति की अगर बात करें तो यह शुरुआती खंड होगा। यह श्लोक के रूप में होगा। इस खंड में संस्कृत साहित्य के एक उदाहरण को श्लोक के रूप में समझाया जाएगा। इसी के आगे हम बात करते हैं प्रसंग भारतीय महाकाव्य इतिहास या भारत की कला और संस्कृति के से एक कहानी के बारे में बताया जाएगा। साप्ताहिकी की बात करें तो सप्ताह के शीर्ष समाचार होंगे। संस्कृत दर्शन की बात करें तो संस्कृत की दुनिया से समाचार के बारे में बात करेंगे। ज्ञान विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो एक प्रमुख संस्कृत भाषा के साक्षर के साथ साक्षात्कार होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो संस्कृत के 5 सामान्य शब्दों का हिंदी अनुवाद होगा। अनावश्यकी की अगर बात करें तो यह समापन खंड होगा जिसमें भारत की संस्कृति और परंपरा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सप्ताह की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो सप्ताह में एक दिन संस्कृत में समाचार पेश किए जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। तो वार्तावली ने प्रसारण के 5 वर्ष पूरे हो गए। तो 4 जुलाई 2020 को DD न्यूज़ की संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली के निरंतर प्रसारण के 5 साल पूरे हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल 5 साल पूरे होने पर DD न्यूज़ को बधाई दी है। तो इस तरीके से उसके अंदर जो वार्तावली जो चैनल आता था उसके 5 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए उसको DD न्यूज़ को 5 साल पूरे होने पर बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। आगे हम बात करते हैं इसी के क्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में ऐप इनोवेशन चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल होगी। आगे हम बात कर रहे हैं ऐप इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य उन जीवन तकनीक और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पता लगाना है जो भारत के पास हैं और जिनके पास विश्व स्तरीय अनुप्रयोग बनने की क्षमता है। आगे हम बात करते हैं इनोवेशन चैलेंज आगे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों को गति और मेंबरशिप प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ऐप इनोवेशन चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो डिटेल में क्या है, तो ऐप इनोवेशन चैलेंज जो है 2 ट्रैक में आयोजित किया जाएगा। पहला ट्रैक जो है मौजूदा एप्लीकेशन जिसमें विश्व स्तरीय ऐप बनने की क्षमता है की पहचान 8 विभिन्न श्रेणियों ई लर्निंग, हेल्थ एंड वेलनेस, न्यूज़, सोशल नेटवर्किंग, ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट और बिजनेस में की जाएगी। 8 श्रेणियों में से प्रत्येक में कई उप श्रेणियाँ होंगी। लीडर बोर्ड में शामिल होने वाले एप्लीकेशन को नगद पुरस्कार और इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। ट्रैक फर्स्ट 1 महीने में पूरा होने की संभावना है। ट्रैक फर्स्ट के तहत भाग लेने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी प्रविष्टियों ऑनलाइन 4 जुलाई से 18 जुलाई के बीच माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर सबमिट की जा सकती हैं। ट्रैक सेकंड की हम बात करते हैं। ट्रैक फर्स्ट के पूरा होने के बाद शुरू होगा। ट्रैक सेकंड लंबे समय तक चलेगा। इस ट्रैक के तहत व्यक्तियों, स्टार्टअप्स, संस्थाओं से नए एप्लीकेशंस आधारित नवाचार विचार आदि भाग लेंगे। ट्रैक सेकंड के बारे में विवरण मंत्रालय द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। तो ये ऐप इनोवेशन चैलेंज जो है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज़्यादा कारगर साबित होगा। और इसी के साथ में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या इसके अंदर है, तो वो हम आगे दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। तो कोविड-19 जो महामारी है उसको देखते हुए तो विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 उपचार संस्थान जो जिसके अंदर 10,000 के लगभग बेड हैं वो दिल्ली में स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। 10,000 बिस्तर युक्त सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर और अस्पताल SP CCCH का उद्घाटन नई दिल्ली में 5 जुलाई 2020 को किया गया।
SPCCH विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार और देखभाल की सुविधा है। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल है। सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र और अस्पताल की अगर बात करें तो 10,000 बेड की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा 10 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के समर्थन के साथ बुनियादी ढांचा दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया था। SPCCH आध्यात्मिक संगठन राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाया गया है। SPCCH दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। SPCCH एक वातानुकूलित सुविधा है जिसे 18,000 टन एयर कंडीशनर द्वारा ठंडा किया जाएगा। SPCCH में 200 एनक्लोजर हैं। इन एनक्लोजर को आगे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। मरीजों के इलाज को और देखभाल के लिए सबसे बड़ा खंड नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दूसरा खंड, जबकि एक खंड कमांड अनुभाग के रूप में होगा। SPCCH में मरीजों के लिए कुल 116 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन में मरीजों के लिए 88 बेड होंगे। SPCCH में लगभग 600 शौचालय हैं, जिनमें से 70 पोर्टेबल होंगे। SPCCH में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का उपचार 2 खंडों में किया जाएगा। तो पहले सेगमेंट में 10,000 बेड में से 1,000 बेड में ऑक्सीजन की सुविधा होगी। इस 1,000 बेड के सेगमेंट में सिम्प्टोमेटिक रोगी, यानी जिनमें सामान्य लक्षण होंगे, उन रोगियों को, अन्य रोगियों को जिन्हें ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता होगी, उन्हें देखभाल और उपचार प्रदान किया जाएगा। यह खंड समर्पित कोविड-19 हेल्थ केयर DCHC के रूप में जाना जाएगा। दूसरा खंड हल्के और स्पर्शोन्मुख कोविड-19 रोगियों के लिए होगा, जिसके अंदर बहुत ही हल्के जो लक्षण होंगे उनका सेंटर होगा। इस केंद्र के संचालन के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। SPCCH में मरीजों के प्रवेश और निर्वहन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र के एक स्मार्टफोन के बारे में इसमें एप्लीकेशन बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने लॉन्च किया इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है इंतजार आपका। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस अभियान के माध्यम से पर्यटन बोर्ड का लक्ष्य है कि पर्यटकों को टूर पैकेज की पेशकश करके पर्यटन क्षेत्र में विश्वास को स्थापित करना है। यह पैकेज विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश 2015 से 2017 तक लगातार 3 वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता है। राज्य में धार्मिक जैसे उज्जैन, सांची, स्फूर्त, कुंडलपुर आदि से लेकर पुरातात्विक और प्राकृतिक की अगर बात करें कान्हा, बांधवगढ़, पंचमढ़ी आदि हैं, इनमें स्थापित किया है। राज्य में हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम ने भी नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए राज्य के 3 शहरों में खाद्य होम डिलीवरी सेवाओं की शुरुआत की है। तो ये सारी चीज़ें पर्यटन से संबंधित हैं। और तो कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश जो है उसने लगातार 3 साल तक सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसने अभियान कौन सा चलाया है? इंतजार आपका अभियान चला है, जो अतिथि देव भव, जो राजस्थान का अभियान क्या है? अतिथि देवो भव। तो जो पर्यटन को आकर्षित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। पर्यटक जो आएंगे उनके लिए सारी जो ज़रूरी जो बचाव होगा, कोरोना वायरस संक्रमण जो बचाव होगा, वो सारी सुविधाएं इसके अंदर रखी जाएंगी। तो इसके अंदर जो इसके धार्मिक स्थल उज्जैन है, सांची, स्फूर्त, कुंडलपुर आदि हैं। तो आगे हम बात करते हैं। नेपाल मिस्र मध्य आय वाला देश बना, जबकि श्रीलंका फिसलकर निम्न मध्य अर्थव्यवस्था क्षेत्र में चला गया है। 2020-21 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के स्तर के आधार पर नेपाल की अर्थव्यवस्था निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिसलकर निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था श्रेणी में चली गई है। हर साल विश्व बैंक देशों को 4 आय समूह में वर्गीकृत करता है: निम्न मध्य, ऊपरी मध्य, उच्च आय। दुनिया भर में देशों की अर्थव्यवस्था के इस वर्गीकरण को 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा एटलस पद्धति का उपयोग करके किसी देश का वर्गीकरण किया जाता है। तो विश्व बैंक एक अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए 1993 से एटलस विधि का उपयोग कर रहा है। एटलस पद्धति के तहत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को वर्तमान अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। 2020 के वर्गीकरण के अनुसार भारत निम्न मध्य आय वाला देश बना हुआ है। तो 2020
आगे हम बात करते हैं नेपाल की। तो 2 साल पहले 22 मई 2018 को नेपाल सरकार ने घोषणा की थी कि आगामी 10 वर्षों के भीतर एक निम्न मध्य आय वाले देशों बनने के प्रयास किया जाएगा। नेपाल ने अपनी योजना के पहले यह लक्ष्य हासिल किया और निम्न मध्य आय वाला देश बनने के लिए विश्व बैंक ने GNI को प्रति व्यक्ति 1036 अमेरिकी डॉलर से 4045 अमेरिकी डॉलर के बीच निर्धारित किया है। नेपाल ने 2019 में GNI को 1090 डॉलर के रूप में पार कर लिया था। श्रीलंका की अगर बात करें तो एक उच्च मध्य आय वाला देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति GNI 4046 से 12535 अमेरिकी डॉलर के बीच होना चाहिए। श्रीलंका ऊपरी मध्य आय वाले देश से निम्न मध्य आय वाला देश बन गया। तो श्रीलंका क्या हो गया, फिसल गया है, और नेपाल क्या हो गया, निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। तो ये बहुत ही, और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत निम्न मध्य आय वाला देश बना हुआ है 2020 के वर्गीकरण के अनुसार भी। पहले भी ये निम्न मध्य आय वाला देश था भारत। तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है, ये एटलस पद्धति जो है, एटलस विधि जो है 1993 से चल रही है, उसके अनुसार किया जाता है। तो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।